स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज और आज अपने स्टूडियो में मैं अकेला मौजूद नहीं हूं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान जो कि हैं प्रोफेसर अशोक त्यागी सर। सर, आप हैं साप्ताहिक प्रभात के संपादक जो कि भारतीय यूनिवर्सिटी का अपना ही अखबार है। हमारे स्टूडियो में आपका सर स्वागत है। धन्यवाद सर। आज किस विषय पर हम बातें करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा समय बताएं। जैसे कि आजकल के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे परम आवश्यकता यह है कि हमारा जन माध्यम किस प्रकार का है। तो आज हमारी चर्चा का विषय है पत्रकारिता, उसके उद्देश्य, उसका स्वरूप और उसकी जन भावनाओं से उसकी निकटता। तो यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, पत्रकारिता। इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, अच्छे से सर से बातें करेंगे। बहुत अच्छा शो होने वाला है। आपसे यही कहेंगे कि पूरा शो अंत तक सुनिएगा। बाकी सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये पत्रकारिता है, क्या आप इसे समझते हैं? क्या है पत्रकारिता आपके नजरिए से? आधुनिक विश्व में, आधुनिक समाज में जन भावनाओं को संप्रेषित करना, जो वंचित समाज है, जो असहाय समाज है, उसको वाणी देना, उसका प्रवक्ता बनना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, यह पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पत्रकारिता एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि एक लोक रंजन का साधन है, जिसके द्वारा हम जो है समाज में की दिशा बदल सकते हैं, उसको नए विचार दे सकते हैं। आजकल अगर हम देखते हैं तो आदमी जो है रोटी का भूखा नहीं, विचारों का भूखा है। विचारों की पूर्ति हम पत्रकारिता के माध्यम से कर सकते हैं और एक सभ्य, सबल और एक जागरूक समाज की स्थापना पत्रकारिता के माध्यम से की जा सकती है। यदि हम ध्यान दें तो विभिन्न राष्ट्रीय क्रांतियां, आंदोलन वो पत्रकारिता के माध्यम से हुए। जनचेतना का विकास पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। इसलिए पत्रकारिता एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जो हमारे आधुनिक जीवन को संचालित करता है। सर, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है आपके मुताबिक? देखिए, पत्रकारिता जो है एक ध्येयनिष्ठ व्यवसाय है। इसके साथ जो है एक मिशन जुड़ा हुआ होता है, इसके साथ जो है लोकमानस जुड़ा हुआ होता है, लोगों के आदर्श होते हैं, लोग की समस्याएं होती हैं और उसके प्रति समाधान भी होता है। यदि पत्रकारिता केवल जो है व्यावसायिक हो जाएगी, उसका केवल इसलिए हो जाएगी कि आर्थिक लाभ के लिए पत्रकारिता हो जाएगी, तो वो पत्रकारिता नहीं कहलाई जाएगी, तब वो एक उद्योग की श्रेणी में आ जाएगा। इसमें लाभ हानि नहीं होता, बल्कि हमारा मुख्य लक्ष्य जो है एक समाज है, उस गरीब व्यक्ति की आवाज को उठाना है जिसकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं होता। तो साथ ही जो है समाज को नए विचारों से अवगत कराना, नई जानकारियां देना तथा उसको जो है वर्तमान समय के अनुकूल युगानुरूप जीवन जीने की कला सिखाना, यह भी पत्रकारिता का एक मुख्य उद्देश्य है। इसलिए ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता ही जो है वो समाज में परिवर्तन ला सकती है। सर, ये ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता ये क्या है, ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता से मेरा अभिप्राय जो है उस लक्ष्य के लिए है जो आम आदमी के प्रति हमारा दायित्व बोध कराती है। केवल एक निजित्व के लिए पत्रकारिता नहीं होती। केवल मैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्रकारिता में नहीं हूँ, बल्कि पत्रकारिता जो एक आम आदमी की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसकी अभिलाषाएं हैं, उनको प्रकट करना ही पत्रकारिता का मुख्य धर्म है। यही ध्येयनिष्ठता है। बिल्कुल सर, एक एक बात अच्छे से समझा रहे हैं पत्रकारिता के बारे में। और सर, अभी आपसे हम ये जानना चाहेंगे वर्तमान पत्रकारिता में आप किन दोषों को देखते हैं, किन कमियों को देखते हैं, उस पर हमें कुछ बताइए। देखिए, पत्रकारिता जो है वैसे तो निर्दोष होती है, क्योंकि इसके अंदर जन भावनाएं होती हैं, ये ध्येयनिष्ठ होती है, ये जागरूकता प्रदान करती है तथा जो है नए विचारों को संप्रेषित करती है। लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि पत्रकारिता जो है नकारात्मकता की ओर भी जाती है। हम जो है हिंसात्मक समाचारों को प्रमुखता देते हैं और जो सकारात्मक समाचार हैं उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। अनेक बार ऐसा भी हम पर दोषारोपण किया जाता है। मेरी जहां तक राय है कि जो वर्तमान पत्रकारिता है, इसके अंदर हम एक सकारात्मक विचारों को ज्यादा पोषित करें, उनको ज्यादा प्रसारित करें, अधिक से अधिक उनको संप्रेषित करें। इसके साथ साथ जो है एक जो जन संस्कृति है, जो लोक संस्कृति है, लोक भावनाएं हैं, उसके साथ उसकी भाषा भी जुड़ी हुई है, उसको भी सुरक्षित करना परम आवश्यक है। प्राय ये देखा जाता है कि हिंदी पत्रकारिता के अंदर अंग्रेजी के शब्दों का, विदेशी शब्दों को का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उससे भाषा की हम हत्या करते हैं। भाषा के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखना परम आवश्यक है। और सर, वो कैसे रखा जा सकता है? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि इस हिसाब से तो भाषा को बिगाड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं, ये कैसे सही किया जा सकता है? देखिए, एक चीज होती है कि हर भाषा के अपने संस्कार हैं, अपनी शब्दावली है, अपनी व्याकरण है। यदि आप उसके विपरीत जाकर उसमें शब्दावली गढ़ने का प्रयास करेंगे या उसके अंदर जो है जो प्रचलित शब्दों के स्थान पर
आप जो है विदेशी शब्दों का प्रयोग करेंगे, छात्र के स्थान पर स्टूडेंट लिखेंगे, अध्यापक के स्थान पर टीचर लिखेंगे, तो जो मूल भाषा के शब्द हैं उनकी कहीं ना कहीं हत्या होती है। जहां तक भारत की बात है, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो आर्य समूह की भाषाएं रही हों, चाहे द्रविड़ समूह की भाषाएं रही हों, उनकी शब्दावली संस्कृत की है। यदि हम हिंदी की जो पत्रकारिता है उससे संस्कृत के शब्दों को निकाल देंगे, उसमें विदेशी शब्दों को ला देंगे, तो मैं समझता हूं कि हिंदी भाषा जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसमें ग्राह्य नहीं हो पाएगी और हिंदी के जो संस्कार हैं, हिंदी की जो मूल प्रवृत्ति है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए पत्रकारिता के माध्यम से हमें जो है अपनी भाषा को सुरक्षित रखना है, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है, और जो लोक संस्कृति है, लोक जनमानस की जो भावनाएं हैं, जो उनके एक शाब्दिक संस्कार हैं, जो उनको पैतृक प्राप्त हुए हैं, उसकी रक्षा करना भी एक पत्रकारिता का मूल धर्म है। बिल्कुल सर, ऐसा होना ही होना चाहिए और भाषा का ध्यान तो बिल्कुल रखना चाहिए। सर, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, पत्रकारिता की जब से शुरुआत हुई है और आज तक क्या क्या बदलाव आप देखते हैं? देखिए, जहां तक पत्रकारिता की बात है, विमर्श जो है ये तो अनंत काल से होता है। यदि हम जो है यांत्रिक पत्रकारिता देखें, यंत्रों से छपने वाली या प्रसारित होने वाली, ये तो आधुनिक युग की देन है, लेकिन पत्रकारिता हमेशा जो है रही है, कहीं ना कहीं से जो है विमर्श होता रहा है। हम नारद मुनि को आदि पत्रकार मानते हैं। हमारे ग्रंथ, हमारी सभाएं, मेले ठेले, ये सारे जो है सूचना को संप्रेषित करने के, एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के माध्यम हुआ करते थे। आज पत्रकारिता है, यांत्रिक पत्रकारिता है, यंत्रों से चलती है। तो एक परिवर्तन जो है यही आ जाता है कि एक तो मानव सापेक्ष पत्रकारिता थी, उसके बाद यंत्र सापेक्ष पत्रकारिता है, लेकिन एक मूल ध्येय में जो परिवर्तन कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। आजादी से पहले की जो पत्रकारिता थी वो पूर्णतः जो है एक जो है ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता थी, वो राष्ट्र को समर्पित थी, जन सामान्य जन को समर्पित थी, उसके अंदर व्यवसाय नहीं था। यदि आप देखते हैं कि जिस समय जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने अखबार निकाला प्रताप, तो वो व्यवसाय के लिए नहीं था, या बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप निकाला, वो सारे जो थे वो अपनी जेब खर्च करके, उनका कोई व्यवसाय नहीं था, उससे उनका परिवार नहीं चलता था। केवल एक ये था कि राष्ट्र को, समाज को कुछ देना है, उस भावना से वो समाचार पत्र निकालते थे। उसके साथ उनका कहीं न कहीं भी कोई आर्थिक प्रयोजन नहीं था। लेकिन आजादी के बाद ये तकनीक के विकास के साथ जैसे समाचार प्रकाशन में खर्चा बढ़ा और उसके साथ लोग जुड़ते चले गए व्यावसायिक आधार पर, तो कहीं ना कहीं उसका व्यवसायीकरण हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पत्रकारिता का मूल ध्येय आज भी जिंदा है। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः पत्रकारिता समाप्त हो गई है। पत्रकारिता व्यवसाय के बाद भी उसके अंदर पत्रकारिता के जो गुण हैं, जो उसका आदर्श है, वो कहीं ना कहीं आज भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि पत्रकारिता जनमानस को, जन भावनाओं को, जो वंचित समाज है उसकी प्रवक्ता के रूप में कार्य करती है, और मैं समझता हूँ कि शायद ये करती रहेगी। इस मूल ध्येय से कोई भी पत्रकार नहीं हट सकता। वो तभी पत्रकार कहलाने काबिल होता है कि जब वो जन भावनाओं को प्रकट कर सके, जनता के साथ खड़ा रह सके, उसकी वकालत कर सके। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पत्रकारिता जो है अजर अमर है, उसके मूल ध्येय भी उसी प्रकार से अजर अमर रहेंगे। और सर, एक बात यह भी है ना कि समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है, तो ये बदलाव भी कहीं ना कहीं थोड़ा तो ठीक है ही। हाँ, निश्चित तौर पर। बिल्कुल सर, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, पत्रकारिता के माध्यम से जो आजकल की युवा पीढ़ी है, उनकी जो पाठन क्षमता है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है, सही किया जा सकता है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं भी बहुत कभी कभी निराश हो जाता हूँ कि युवा पीढ़ी की जो पाठन क्षमता है, पुस्तक पढ़ने की क्षमता, वो कम होती जा रही है। विशेष तौर पर हिंदी जो पुस्तकें हैं उनकी बिक्री भी कम हुई है और लोग उनको पढ़ना नहीं चाहते। और विशेष तौर पर युवा पीढ़ी, एक समय था कि आदमी जो है उपन्यास, भले ही उपन्यास पढ़ता था, लेकिन पढ़ते थे लोग बाग। हम जो है पत्रकारिता के माध्यम से जो है युवाओं में पाठन क्षमता को विकसित कर सकते हैं। उसके लिए हमें सामग्री का चयन पर ध्यान देना होगा। युवा पीढ़ी का व्यक्तित्व विकास है, उनके प्रतियोगिताओं के लिए है, उनके कैरियर के लिए है, और ऐसी सामग्री जिससे उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके ज्ञान के लिए और उनके एक नैतिकतापूर्ण मनोरंजन के लिए अगर हम सामग्री उसमें प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी पढ़ना नहीं चाहती। उनके अनुकूल अगर वातावरण मिलता है पत्रकारिता में, जो उनके जीवन को और उनके ध्येय को स्पष्ट कर सके और उनके विकास में सहायक हो सके, तो निश्चित तौर पर एक पाठन की प्रवृत्ति पुनः विकसित हो सकती है। इसमें मैं बहुत आशावान हूँ और ये मानता हूँ कि भविष्य में एक कालखंड होता है कि समय बदलता है तो हर चीज बदल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया,
प्रचार के अनेक माध्यम आए, सोशल मीडिया आया, तो उससे कहीं ना कहीं जो है पाठन क्षमता कम हुई है। लेकिन ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती, समय बदलता है, पुस्तक होती हैं, पुस्तक हमारे मित्र होते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है उस ओर युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी। और कुछ वर्षों से पुस्तकों की बिक्री में विकास भी हुआ है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि हिंदी साहित्य की किताबें, हिंदी की पुस्तकें, अन्य विषयों पर लिखे जाने वाली, उनकी बिक्री भी बढ़ी है। और मैं समझता हूँ कि अगर पत्रकारिता भी अपने इस दायित्व को निभाए, युवाओं को उससे जोड़ने की कोशिश करे, युवा सापेक्ष सामग्री प्रकाशित करे, तो निश्चित तौर पर फिर युवाओं में वो भावना जाग सकती है। बिल्कुल सर, अभी आपने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया और आजकल ये देखा जाता है स्वतंत्र पत्रकारिता काफी हो चली है, काफी लोग करने लगे हैं। कितनी ये सही है और किस नजरिए से आप स्वतंत्र पत्रकारिता को देखते हैं? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो संस्थागत पत्रकारिता होती है और एक जो है व्यक्तिगत पत्रकारिता होती है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए किसी टीवी चैनल का या किसी समाचार पत्र का सहारा नहीं ले सकता, न उसके पास इतना माध्यम होता। तो जो हमारा सोशल मीडिया है वो एक ऐसा है कि यदि मेरे अंदर कोई भावनाएं हैं, कोई विचार है, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता हूँ। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी समाज के लिए और किसी भी जो है एक ऐसी पीढ़ी के लिए जो आगे विकसित होना चाहती है, जागरूक होना चाहती है, उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। अनेक समाचार ऐसे होते हैं कि जो हमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से या जो प्रसारित होने वाले माध्यम हैं उनसे हमें ज्ञात नहीं होते, जो कि हमें सोशल मीडिया से ज्ञात हो जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता भी आई है, अपनी बात को कहने का ढंग भी आया है, समाज के अंदर एक वैचारिक क्रांति का जन्म भी हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया जो है वैचारिक क्रांति लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक अति आवश्यक उपकरण है और इसका विकास होगा जो कि समाज के लिए एक बहुत ही लाभकारी होगा। लेकिन सर, सोशल मीडिया पर जो भी हम अपने विचार प्रकट करते हैं या जो भी हम वहाँ पर पोस्ट करते हैं वो सही भी होना चाहिए, ये भी तो जरूरी है। हाँ, निश्चित तौर पर ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, सही होना चाहिए। अब ये देखिएगा, दो चीजें होती हैं कि सकारात्मकता के साथ जो है नकारात्मकता भी आ जाती है। ये एक स्वाभाविक प्रकृति का नियम है। ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कि उसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन जो दुरुपयोग करते हैं उसके कारण से सोशल मीडिया के महत्व को नहीं नकारा जा सकता। बिल्कुल, इतना हो सकता है कि वो प्रतिबंधात्मक कोई कानून हो, ऐसी कोई व्यवस्था हो कि जिससे ऐसे लोग उसमें भाग ना ले सकें। बिल्कुल। और हम तो अभी जहाँ पर रेडियो में बैठकर आपसे आप बातें कर रहे हैं और आप तक बातें पहुंचा रहे हैं, एक संदेश ये भी देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से करें, कुछ भी ऐसा वहाँ पोस्ट ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर, आजकल के युवा जो पत्रकारिता में अपना भविष्य देखते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, उन्हें क्या टिप्स आप देना भी चाहेंगे जो हमें सुन रहे होंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं भी प्राय ये सोचता हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं तो उनको कौन सी भावनाएं उनके भीतर हों और किस प्रकार से वो जो है पत्रकारिता में सफल रहें। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि पत्रकारिता जो है एक मिशन है। ये केवल इस अर्थ में ना आए कि उनको वेतन कितना मिलेगा, इस अर्थ में आए कि वो समाज को क्या दे सकते हैं, समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है। और दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि आपके ज्ञान की, आपके संवेदनशील मन की और भाषा पर आपके नियंत्रण की। ये तीन चीजों का जो श्रेणी है, ये किसी को भी एक अच्छा पत्रकार बना सकती है। यदि आपके पास भाषा ठीक है तो शब्द होंगे, शब्दों से विचारों का जन्म होता है और विचारों से जो है आपकी संवेदनाएं जागती हैं। जब संवेदनाएं जागती हैं, तो संवेदनाएं जो है किसी कागज के ऊपर अक्षर बनती हैं, तो वो समाज के अंदर जागृति पैदा करती है, क्रांति ला सकती है। इसलिए जो है जो भी पत्रकारिता में आना चाहें वो निसंकोच आ सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी अपने को नाप के तोल के देखें कि वो कितने संवेदनशील हैं। किसी गरीब को देखकर, किसी दुखी को देखकर, कहीं अन्याय देखकर वो कितने द्रवित हो जाते हैं। उनके मन में राष्ट्र के प्रति क्या चेतना है, वो क्या बदलाव चाहते हैं समाज के भीतर। अगर ये भावना मन में है तो पत्रकारिता से अच्छा कोई भी व्यवसाय नहीं है। ये बहुत पवित्र कार्य है, ये बिल्कुल न्यायाधीश का कार्य है, ईश्वरीय कार्य है पत्रकारिता। सर, पत्रकारिता में जो आना चाहते हैं उन्हें कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी होती है। जो आपने बातें कही वो तो है ही, लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा जाता है, कहीं कहीं क्या सभी जगह इनफैक्ट, कि शब्दों का उच्चारण आपका सही होना चाहिए, आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए, जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। कितना ये सही है पत्रकारिता? नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर भाषा के प्रति एक पत्रकार गंभीर नहीं होगा, उसकी उच्चारण की अशुद्धता होगी या उसको जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का ज्ञान नहीं होगा, तो वो पत्रकारिता में सफल भी नहीं होगा, फिर पत्रकार कहलाने योग्य भी नहीं होगा। आपकी जो ज्ञान क्षमता है
वो अन्यों से अधिक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या घटित हो रहा है। केवल यही नहीं, मतलब एक पत्रकार किसी चीज का मास्टर नहीं होता, लेकिन अल्प ज्ञान जो है उसको हर एक चीज की जानकारी, हल्की उसको जानकारी होती है, विभिन्न धर्मों की जानकारी होती है, विभिन्न घटनाओं की जानकारी होती है, हर चीज का ज्ञान उसको हो, वो जागरूक रहे, हमेशा सचेत रहे, निरंतर रहे, सजग रहे। अगर उसमें सजगता है, निरंतरता है, निरंतरता का मतलब मेरा भाव यह है कि आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर जो है प्रयासरत रहें। बिल्कुल, जो भी आपको नया ज्ञान हो रहा है, और भाषा की शुद्धता, आपके लेखन की क्षमता भी होनी चाहिए और आपके उच्चारण की क्षमता भी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। यदि कहीं गलत है तो आप एक गलत संदेश लोगों को देंगे। अगर आप सही होंगे तो सही संदेश देंगे। जैसा कि सर ने कहा कि शब्दों का उच्चारण आपका अच्छा होना चाहिए और आपके विचार भी कहीं ना कहीं अच्छे ही होने चाहिए। अभी सर हम आपसे जानना चाहेंगे, इनफैक्ट पूछना चाहेंगे, आजकल की जो युवा पीढ़ी है उन्हें खाली टीवी की पत्रकारिता पता है। वो टीवी चैनल पर देख लेते हैं किसी न्यूज एंकर को या किसी को भी, उनको बस वहां तक पता है और उन्हें आगे का कुछ पता ही नहीं है कि पत्रकारिता के और भी माध्यम है, पत्रकार आप दूसरे भी तरीकों से बन सकते हैं। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बात आपने बहुत अच्छी कही है। ये वास्तव में युवा पीढ़ी को भ्रम है कि यदि हम पत्रकारिता में स्नातक या परास्नातक करते हैं तो हम या तो किसी चैनल पर जाएंगे या किसी अखबार में जो उप संपादक या रिपोर्टर हो जाएंगे। पत्रकारिता जो है बहुत व्यापक चीज है। किसी भी विभाग के अंदर जो है सूचना अधिकारी होते हैं, आपके पीआरओ होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है संस्थाएं हैं, उसके अंदर पत्रकारिता के स्नातक किए हुए लड़कों को रखा जाता है। अब होता यह है क्योंकि एक बहुत सरल सा कार्य है एंकर बनना या रिपोर्टर हो जाना। स्क्रिप्ट राइटर भी होते हैं और तरह तरह के योजनाकार भी होते हैं पत्रकारिता के अंदर। फीचर पेज भी होता है जिस पर लोग बाग काम करते हैं। यदि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर क्षमता कितनी है। आप अपने को यदि जो है विकसित कर लेते हैं लेखन के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में और अपने ज्ञान के क्षेत्र में, तो एक निश्चित तौर पर जो है आपके लिए बहुत आयाम खुलते हैं। पत्रकारिता एक बंधन नहीं है। ये मान लेना केवल कि हम एंकर बन जाएंगे या रिपोर्टर बन जाएंगे, इसके अंदर बहुत व्यापक क्षेत्र है, विभिन्न संस्थाओं में क्षेत्र है। कोई सा विभाग ऐसा नहीं होता जिसके अंदर पीआरओ नहीं होता, या हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला सूचना कार्यालय भी होता है, उसमें लोग रखे जाते हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में भी है, गवर्नमेंट की मैगजीन्स भी निकलती हैं, होम जर्नल्स निकलते हैं, विभिन्न संस्थाओं के निकलते हैं, उसमें भी कार्य कर सकते हैं, अच्छा वेतन मिलता है। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलें कि केवल जो है एंकर बनने के लिए या रिपोर्टर बनने के लिए आपको पत्रकारिता में एक बहुत सीमित अर्थ में लोग इसका अंदाज लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें नौकरी की बहुत संभावनाएं हैं, तरह तरह से संभावनाएं हैं। और इसके अलावा ये भी मैं खास में अंत में मैं बात कहना चाहूंगा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाषा का ज्ञान, लेखन का ज्ञान आपकी क्षमताओं पर आधारित है कि आप कितने जो है पढ़ते हैं और कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं और कितने आप संवेदनशील हैं। यदि आपके अंदर ये गुण है तो एक आप अच्छे लेखक भी बन सकते हैं और नियमित लिख भी सकते हैं, कहीं स्तंभकार भी हो सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि सर ने बताया, इतने सारे तरीके बताए कि आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। सिर्फ टीवी की पत्रकारिता ही नहीं होती है एक पत्रकार बनने के लिए, आप दूसरे भी माध्यम है वहां पर भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, आप चाहें तो रेडियो से जुड़कर भी अपनी पत्रकारिता जारी रख सकते हैं। क्यों सर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर रेडियो की पत्रकारिता आजकल जो है काफी महत्वपूर्ण है। जब से हमारे यहाँ एफएम क्रांति आई है, इसमें जो है पत्रकार जो है स्थानीय आधार पर काफी जो है एक समाज को दिशा भी देने का कार्य करते हैं, उनकी लोक संस्कृति को अनुरक्षित भी करते हैं। बिल्कुल, मेरे आज के खास मेहमान प्रोफेसर अशोक त्यागी सर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो कि साप्ताहिक अखबार प्रभात के संपादक भी हैं। ढेर सारी आज हमने सर से बातें करी पत्रकारिता को लेकर, लेकिन इन सभी बातों के साथ ही साथ फिलहाल वक्त तो चला है हमारा स्टूडियो से चलने का। तो सर अभी जाते जाते हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उन्हें आप क्या संदेश देकर जाना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक पत्रकार वो दिन रात कर कर आपको समाचार उपलब्ध कराता है। अनेक बार जो है संकटों में, कष्टों में भी ऐसी स्थान से आपको जो है रिपोर्टिंग करता है जो एक बहुत ही एक खतरनाक होती हैं, प्राणों को भी डालकर अपने संकट में वो आपके लिए समाचार उपलब्ध कराता है। और मैं यही चाहता हूं कि अगर हम पत्रकारिता में आना चाहें, हमारी युवा पीढ़ी, तो वो जो है अपने ज्ञान का वर्धन करें, संवेदनशीलता अपने अंदर विकसित करें और इसके अलावा जो है वो लेखन क्षमता को भी जितना विकसित करेंगे तो वो उनके लिए उपयोगी होगा और पत्रकारिता को भी एक नई युवा पीढ़ी, एक जागरूक युवा पीढ़ी, एक अच्छी पीढ़ी हमें प्राप्त होगी।
तो ये तो थी सर की बातें जो सर ने युवा पीढ़ी को समर्पित की और युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश दिया। बाकी आपसे मैं ये कहना चाहूंगा जाते जाते, जैसा कि हर बार कहता हूँ, कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिए, बाकी पानी को बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, और घर से निकलने वाले हैं और जाने वाले हैं 2 व्हीलर से तो प्लीज हेलमेट को अच्छे से लगाकर जाइएगा, 4 व्हीलर से जाने वाले हैं तो सीट बेल्ट लगाकर जाइएगा, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।